हमने अभी तक स्टैड में सारे लोड, डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड लगा करके और जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं वो बना करके IS 456 के ऊपर से हमने एनालिसिस कर लिया है। अब इस एनालिसिस फाइल को, ये बैच है ना, सारे लोड हमने लगा दिए हैं, कॉम्बिनेशन भी बना लिया है, एनवेलप भी बना लिया है और इसका एनालिसिस भी कर लिया है। अब इस एनालिसिस फाइल को हम लोग डिजाइन के लिए RCDC में लेके जाएंगे। तो अगर किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ है तो अगर कल दोपहर में वो खाली रहते हैं तो 12 बजे मैं एक बार फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा और हो जाना चाहिए, ऐसा कोई इसमें इश्यू आता नहीं। और उसके बाद भी अगर कोई बच जाते हैं तो कल शाम में, क्योंकि कल तो क्लास है नहीं, तो कल मैं इसको शाम में टाइम लेकर के आप लोगों में से जो जो नहीं कल 12 बजे अवेलेबल रहेंगे तो शाम में मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए RCDC में चलते हैं। उसका यूजर इंटरफेस एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसको कट कर रहा हूँ। ये आपका RCDC इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब जब ये ओपन होगा तो एक बॉक्स यहाँ पे पॉपअप होगा, इसमें आप कुछ चेंजेस मत कीजिएगा और सीधे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ मांग रहा है प्रोजेक्ट डिटेल, मतलब प्रोजेक्ट का नाम मांग रहा है, तो हम अपना ही दे देते हैं G+9 और क्या है RCC है ना, G+9। और ये स्लैब करेंगे हम पहले, तो स्लैब लिख देता हूँ। स्लैब से स्टार्ट करेंगे और फिर फुटिंग तक जाएंगे। क्लाइंट XY दे देता हूँ, XY क्लाइंट, इंजीनियर 123 दे देता हूँ और यहाँ से हम STD फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से ओपन किया और डायरेक्ट ये फोल्डर में ही आ गया। नहीं तो आप अपने लोकेशन पे जाइएगा, जो भी आपका STD फाइल होगा इसमें से कौन सा, ये वाला क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो ये हाइड था, अब ये ऑन हो गया। तो हम स्लैब करेंगे सबसे पहले। तो स्लैब में देखिए हर फ्लोर आ गया। अब ये आपका फुटिंग लेवल है या फिर प्लिंथ लेवल है या ग्राउंड लेवल है। फिर आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो लैंडिंग है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर मिड लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लोर। तो ये आपको जिस भी स्लैब फ्लोर, सॉरी, जिस भी लेवल के स्लैब का डिजाइन करना है उसको सेलेक्ट करना होगा और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना होगा। फिर से अगर आपको करना है किसी दूसरे लेवल का स्लैब डिजाइन तो आपको उस लेवल को क्लिक करना होगा और फिर से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना होगा। तो मैं 3 मीटर कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 मीटर लिख देता हूँ तो याद रहेगा, क्योंकि स्लैब में जनरली हम क्या करते हैं, एक फ्लोर की डिजाइनिंग करते हैं अगर लोडिंग सेम है तो, और फिर वही रेनफोर्समेंट सारे स्लैब में प्रोवाइड कर देते हैं। एक आध चेक कर लेते हैं, अलग बात है, और जनरली यही होता है। और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कीजिएगा। तो ये रीड कर रहा है सारे के सारे एनालिसिस को रीड करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल जो स्लैब का लेआउट है पूरा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम, आप इसको स्क्रॉल से बड़ा या छोटा कर सकते हैं और स्क्रॉल को प्रेस करके अप डाउन या मूव कर सकते हैं। ये तो पहली चीज है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद मैं सेव करके बताता हूँ, जैसे मैंने सेव किया तो ये अब आपको जहां भी सेव करना है, तो मैं चला जाता हूँ, आपका वाला ही फोल्डर है और RCDC। अब आप यहाँ फोल्डर बना लीजिएगा अलग अलग। अब ये स्लैब का है तो मैं स्लैब में फोल्डर बना के रखा हुआ हूँ और ये स्लैब का लेआउट है तो मैं लिख दे रहा हूँ स्लैब लेआउट। और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख, अच्छा यहाँ तो दिखेगा नहीं, स्लैब लेआउट। अब ये सेव हो जाएगा और ये जो सेव हुआ ना, आप इसको ऑटो कैड में ओपन कर सकते हैं। मेरा ऑटो कैड थोड़ा करप्ट हो गया, अभी सिस्टम में दिख नहीं रहा, नहीं तो आप इसको जा करके उस लोकेशन पे और RCDC स्लैब आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा या राइट क्लिक करके कीजिएगा तो DXF फॉर्मेट में ये यहाँ पे सेव हुआ है। आप इसको देखो खुल जाएगा क्या, नहीं है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से खुल जाएगा, तो कर नहीं। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और आपको जो यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली ये इस तरह का आपको दिखेगा। आप डायरेक्ट एक क्लाइंट को दे सकते हो, इसमें आपको हर चीज मिल रहा है, बीम, कॉलम, स्लैब, कहाँ पर क्या है, क्या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये भी एक तरह से रिपोर्ट में यूज किया जा सकता है, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह रिपोर्ट बना। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेयर केस था लेकिन इसने स्लैब दे दिया, क्योंकि हमें एनालिसिस में लोडिंग कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे इसने स्लैब प्रोवाइड कर दिया है और बाद में हम इस स्लैब को स्टेयर केस की तरह डिजाइन कर लेंगे। अब मैंने कहा था कि ये स्लैब की एनालिसिस भी करता है, तो एनालिसिस के लिए डाटा डालना पड़ेगा। तो डाटा में ये मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तो सीरियल नंबर है, स्लैब मार्क है, यहाँ क्लिक करेंगे वो रेड होता चला जाएगा, सारा सब रेड होता चला जाएगा। फिर LX और LY शॉर्टर लेंथ और क्या कहते हैं, बिगर लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बिगर ही बोलते हैं ना वर्ड, कोड में क्या है, बिगर बिगर वर्ड है, लॉन्गर साइड, सॉरी लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, लॉन्गर। हाँ लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में है, ये डायमेंशन आ जाता है उसका। फिर स्पैन किस तरह का है, 2 वे की 1 वे। आप जनरली क्या कीजिएगा ना, जैसे 1 वे का तो कोई मतलब होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करते ही हैं, इसको भी 2 वे ही कर दीजिएगा, क्योंकि स्टील डिजाइन करने के बाद जो टेबल बन के आए उसमें रेनफोर्समेंट आ जाए।
इसलिए। और यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है तो स्टेयर बना लेंगे ना, तो इसका तो रेनफोर्समेंट का कोई मतलब है नहीं। अगर रहे उस तरह का कोई तो कर देना चाहिए, टू वे ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जो टेबल लास्ट में मिले उसमें रेनफोर्समेंट मेरा अच्छे से आया। अब ये दो दो तीन लोड की बात कर रहा है, दो तरह की लोड की। एक तो बात ये पैनल टाइप हो ही गया। पैनल टाइप तो IS 456 में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता है। अब ये इम्पोज लोड और लाइव लोड की बात कर रहा है। यहाँ इम्पोज लोड का मतलब है अदर देन लाइव लोड, और इसमें ये सेस्मिक और विंड को नहीं लेके चलता है। स्लैब की डिजाइनिंग ये डेड लोड और लाइव लोड के ऊपर से ही करता है। सेस्मिक और विंड जो बेसिकली है वो फ्रेम की ही डिजाइनिंग और एनालिसिस में काम आकर के डिजाइनिंग में ही होता है। ये डेड और लाइव के ऊपर से ही करता है। अब इम्पोज लोड का मतलब है अदर देन लाइव लोड। तो इम्पोज लोड हमने जो स्टैट में डाला है उसको एक बार देख लेते हैं हमने क्या डाला है। तो एक बार मैं स्टैट ओपन कर लेता हूँ, ये आपका जो, हाँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जनरल में जाके लोड एंड डिफिनेशन और डेड लोड। ये तो सेल्फ वेट है तो सेल्फ वेट तो वहां खुद से ले लेगा। फिर ये तो सारा बीम पे जा रहा है। ये आपका लोड मैंने प्रोवाइड किया था -1 किलो न्यूटन, जिसमें कि आपका फ्लोर फिनिश आ गया था और फॉल्स सीलिंग का लोड मैंने कंसीडर कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 1। अब यहाँ माइनस प्लस नहीं चलेगा, 1 चलेगा। 1 का मतलब है वो नीचे ग्रेविटी के तरफ ही ले रहा है। फिर ये लाइव लोड की बात कर रहा है तो हमने लाइव लोड यहाँ क्या दिया है वो देख लीजिए। लाइव लोड हमने यहाँ पे दिया है 3 किलो न्यूटन, तो 3 किलो न्यूटन प्रोवाइड करेंगे 3। और थिकनेस जो है हम जनरली जो है 4.5 इंच का स्लैब प्रोवाइड करना चाहिए। 5 इंच हम मान के चल रहे हैं, 125 mm। और इसके बाद जो है टॉप ऑफ द स्लैब, ये एक टर्म आ रहा है टॉप ऑफ स्लैब। यहाँ का मतलब है कि हम संक स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनरली हम जो बाथरूम और किचन, जो यहाँ पे किचन है मेरा और ये जो दो बाथरूम है, ये संक स्लैब की तरह होता है। संक का मतलब है नीचे की तरफ धसा हुआ, और रेस स्लैब भी होता है। तो रेस स्लैब तो जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं, संक स्लैब प्रोवाइड करते हैं। अब संक स्लैब होता कैसा है मैं एक बार गूगल पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पिक्चर से। अब ये देखिए ये धंसा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। अब ये बीम गया है, ये बीम गया है, ये देखिए यहाँ पे बीम गया है, बीम गया है, और ये जो स्लैब है बीम के नीचे वाले पार्ट से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टॉप ऑफ द स्लैब अभी 0 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द स्लैब 0 दिया हुआ है, यानी कि बीम का जो टॉप है वहीं पे स्लैब का टॉप है। और हमारा जो बीम का जो डेप्थ है वो कितना है, 300 mm जो हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर के जो बीम मैंने प्रोवाइड किया है, ये एडिट में जाऊं तो ये डेप्थ मैंने 300 mm प्रोवाइड किया है। अब इसमें से 125 हटा दीजिए तो 225 बचा, यानी कि अगर मैं संक स्लैब प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसको -225 देना पड़ेगा। यानी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर रेज नहीं कर रहे हैं स्लैब। ये स्लैब, फिर ये स्लैब भी -225 और साथ में आपका जो यहाँ पे किचन है, किचन यहीं पे है ना, एक बार देख लेता हूँ डायग्राम। हाँ, ये किचन यहीं पर है, ठीक है। तो ये किचन है तो इसको भी मैं संक स्लैब प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये संक का जो बॉटम है वो बीम के बॉटम से जाके टच हो जाता है। कभी कभी और भी नीचे प्रोवाइड किया जाता है, उस केस में बीम को बढ़ाया जाता है। तो हम तो बीम के बॉटम से ही ले ले रहे हैं। जो यहाँ पे ये डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो दिखेगा बीम के बॉटम से इसने यहाँ तक बीम है, और ये स्लैब यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए बीम को और नीचे तक भी बढ़ा दिया है यहाँ पे। या फिर ये प्रोजेक्टेड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, छोटा लिया ये बड़ा ले लिया, चलेगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो ये संक स्लैब प्रोवाइड कर दिया, और क्या बचा। हाँ, अब ये जो लोड है ये मुझे हर में प्रोवाइड करना होगा। या तो टाइप कर दीजिए या आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तीनों स्लैब, तीनों बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर बाकी सारे बॉक्स को मैं माउस से सेलेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। ये सब जगह पेस्ट हो जाएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो यहाँ का डिटेल मैंने भर दिया। अब ये फॉल्स फॉल्स का है, जैसे मान लीजिए किसी स्लैब मेरा अगर जैसे कटआउट होता है कहीं पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कटआउट होता तो ये वहां पे भी स्लैब ला देता। उसकी तो डिजाइनिंग हम नहीं करते, तो उसको ट्रू कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जगह अगर खाली होता, अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे ये कटआउट की तरह दिखाएगा। देखिए ये कटआउट की तरह दिखा रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ लेंगे क्योंकि हमें इसका लोड लेके जाना है नीचे। और जो संक या रेज करते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया। संक करेंगे तो ब्लू कलर हो जाता है, रेज करेंगे तो कोई दूसरा कलर आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे प्लस कर दूं तो ये कुछ दूसरा कलर आ जाएगा, पिंक आता है, ऐसा नहीं ग्रीन आ रहा है। तो ठीक है, रेज का मतलब है ऊपर चला गया है वो टॉप ऑफ द बीम से। चलिए यहाँ इतना होने के बाद अब आप देखिए कि ये जो टॉप में है ये तो हमने डिटेल भर दिया, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये फाइल में तो आप जाकर के न्यू प्रोजेक्ट अगर कोई हमें फिर से बनाना है तो वो कर लेंगे। ओपन यानी बना हुआ कोई है, सेव करने के लिए Ctrl+S और सेव के थ्रू कर सकते हैं। सेव एज अगर नाम बदलना है तो। और कुछ डाटा है कि कॉलम, अगर कॉलम का काम हुआ है वहां से हमें कोई डाटा लेना है, बीम का कोई काम हो रखा है वहां से हमें डाटा लेना है, तो ये सब वहां के बारे में लाइसेंस और एग्जिस्ट ये हटना है। तो अभी अपने काम का ये सेटिंग है, बेसिकली सेटिंग में जाकर के सेटिंग है, फिर डिजाइन है, ऑटो डिजाइन करने का।
और फिर ये व्यू वगैरह के बारे में बता रहा है। फिर ये पहले सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद डिजाइन करके इधर आएंगे क्या क्या ये बोल रहा है वन बाय वन। तो सेटिंग में जाकर डिजाइन पैरामीटर पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक किए तो एक बॉक्स ओपन हुआ। अब इस बॉक्स में हमें डाटा फिल करना है। अब IS-456 हमने सेलेक्ट कर रखा है तो बहुत सारा डाटा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और बहुत सारा हमारे चॉइस के ऊपर होगा कि हमें क्या वहां पर लेके जाना है। तो यहाँ तो एक तो कर्टल रीबार के ऊपर से और एक बेंटअप रीबार के ऊपर से। तो जनरली स्लैब की डिजाइनिंग जो होती है बेंटअप के ऊपर से होती है और बीम की डिजाइनिंग कर्टल बार के ऊपर से होती है, जो जनरल प्रैक्टिस चल रहा है मार्केट में। अब बेंटअप बार और कर्टल बार का मतलब क्या है, चलिए एक बार थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। स्लैब रेनफोर्समेंट, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये देखिए बेंटअप हो रहा है, ये बार आया और यहाँ पे जो कोड के अकॉर्डिंग जो लेंथ होता है उसके बाद ये बेंट हो जाएगा और बेंट होकर चला जाएगा। तो ये बेंटअप बार की तरफ प्रोवाइड करा। अदरवाइज क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और ये बार यहीं तक छूट जाएगा, दूसरा बार ये आएगा। तो इसलिए कर्टल के ऊपर से नहीं प्रोवाइड करते हैं, बेंटअप के ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बीम में बहुत दिक्कत होता है स्टीरअप्स होने के कारण। चलिए इसको रहने देते हैं। तो अब ये यहाँ पे बेंटअप बार के ऊपर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये डाटा जो है ये IS-456 क्लाउड नंबर 24.1 से जो स्पैन अपॉन डी एल बाई डी का जो रेशियो है डिफ्लेक्शन चेक के लिए कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस और टू वे स्लैब में सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस का जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये डाटा पिक कर रहा है। तो इसे हमें टच करने की या छेड़ने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद ये मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, अगर दूसरा कोड सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि M20 की जगह C20 लिखा आता या कुछ और लिखा आता। यहाँ से M20 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। FE415 अब मार्केट में नहीं चलता है और जो बार के ऊपर से जो एक कोड है 1786 उसमें सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन सा बार हमें कब यूज करना चाहिए। तो FE500 और FE500 के ऊपर के बार चलते हैं, तो FE500 में ले रहा हूँ। क्लियर कवर स्लैब में जनरली 20 mm रखना चाहिए, इससे कम नहीं रखिएगा। और मिनिमम थिकनेस जो है स्लैब की कह रहा है तो मैं 125 mm ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिटेलिंग ऑप्शन, रीबार है। अब रीबार के ऊपर से काम कीजिएगा, स्पेसिंग के ऊपर से नहीं। स्पेसिंग के ऊपर से चीजें दिक्कत करने लगती हैं, स्पेसिंग के ऊपर से पूरा पैरामीटर ही चेंज कर जाएगा। हमें रीबार सिलेक्शन के ऊपर से जाना चाहिए, साइट पे आसानी होता है। अब प्रेफर बार में जो हमें कौन सा बार प्रेफर करना है, जैसे कभी कभी साइट पे हो सकता है 10 mm का ही बार हो, 8 mm का बार ना हो, या कभी कभी 8 mm का ही बार हो, 10 mm का ना हो। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ हमारे साइट पे 10 mm का बार है, तो मैं 10 mm सेलेक्ट कर लिया। और ये बेंटअप है, ये कहाँ से करना है, तो ये जो आपको ये लेंथ बता रहा है, यहाँ से जो लेकर के ये जो बेंटअप हुआ है यहाँ से लेकर के ये फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द बीम है, यहाँ तक का ये लेंथ बोल रहा है कि कितना होना चाहिए। तो ये तो कोड से पिक कर लिया, इसे बंद कर देता हूँ। ये तो कोड से पिक कर लिया तो इसमें टच करने की कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए 8 mm का बार साइट पे नहीं है और यहाँ तो प्रेफर मैंने 10 कर दिया, तो इसके नीचे का तो ये लेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं 12 mm का बार नहीं है तो उसको अनटिक कर दीजिएगा, वरना वो 12 mm से भी डिजाइन कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 10 और 12 है तो 10 और 12 टिक रखिएगा, बाकी अनटिक कर दीजिएगा। तो मैं 10 से ही करना चाह रहा हूँ सबको, इसलिए मैं 10 को टिक रख के बाकी को हटा दे रहा हूँ। फिर मिनिमम स्पेसिंग मैं 5 इंच लेके चल रहा हूँ, यानी 125 mm हो गया। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है 200 रख दे रहा हूँ, 200 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वगैरह या बाकी डिजाइन करके देख लेंगे क्या आ रहा है। राउंड ऑफ 25 का रख रहा हूँ ताकि वो ऐसा ना हो जाए कि एक 160 आ जाए और एक कोई दूसरा आ जाए। 160 आए तो उसको 150 कर दे और 174 आए तो भी उसको 150 कर दे। वो नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, बांधने वक्त साइट पे बहुत दिक्कत होता है, लेबर को इतना समझता नहीं। रीबार, अब रीबार मार्क मैनेजर है, यहाँ क्लिक करके अब आप यहाँ जितना कम से कम रखिएगा, डिटेलिंग के समय वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ टी के जगह डी लिख दे रहा हूँ कि डाई ऑफ द बार, इसको भी हटा दे रहा हूँ ताकि ये एकदम कम से कम जगह ले। अब इसे तो समझ में है यार, D10@120 mm, ये हमें पता ही है कि इस तरह होता है, इसलिए जितना कम से कम वर्ड रखिए। ये डी भी हटा सकते हैं 10@120, तो ठीक है चलेगा, D10/120 mm सेंटर टू सेंटर, ये ठीक है, इतना से चलेगा। इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद हो गया, यहाँ से फिर ओके कर दीजिएगा। तो सेटिंग में अब नीचे चलते हैं, क्रैक विथ चेक। अब ये दो तरह के क्रैक होते हैं, एक आर्किटेक्चरल क्रैक होता है, एक स्ट्रक्चरल क्रैक होता है। अब स्ट्रक्चरल क्रैक के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये होगा ही होगा, लेकिन इसका एक लिमिट दे दिया गया है कि 0.3 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप रीडिजाइन कीजिए उसको, तो 0.3 mm दे देता हूं मैं। और एक आर्किटेक्चरल क्रैक होता है जिसमें कि श्रिंकेज क्रैक आ जाता है
और आपका एक और क्रैक होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई और होता है, एक श्रिंकेज होता है, कोई और होता है, वो आर्किटेक्चरल क्रैक में आता है। और आपको अगर परफॉर्म चेक करना है टेम्परेचर के ऊपर से, जहां टेम्परेचर वेरिएशन अधिक होता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम लिमिट 3 mm है, 0.3 mm। तो मैं इसको अभी रहने दे रहा हूँ और इसको ओके कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है स्लैब में, और इसको टच मत कीजिएगा वरना ये सारा गड़बड़ा जाएगा, फिर सब डिजाइनिंग अजीब से आने लगेगी। कभी भी इसको टच मत कीजिएगा। जो भी चेंज करना है यहाँ, मान लीजिए आपको किसी को चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और वहां से सेलेक्ट कर लीजिए कोड के अकॉर्डिंग, अगर आपको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। फिर आप डिजाइन में जाकर के ऑटो डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए, और फैक्टर अफेक्टिंग वो बोल रहा है कि हमने कुछ संक और ये प्रोवाइड किया है, तो वो उसको रीअरेंज करना चाहता है। हाँ भैया कर लो रीअरेंज, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात, यस कर दीजिए। ये आपको डिजाइन करके दे दिया। अब डिजाइन में ये जो करके दिया है, ये टेबल जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, तो हम इस टेबल को रीड नहीं करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का। मैं बताऊंगा कि कहाँ से रीड करेंगे। अब ये डिजाइन हो गया मेरा, ये डिजाइन हो गया और ये लॉक हो गया। अगर हमको फिर से कोई डाटा चेंज करना है सेटिंग में जाकर के, तो यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा डिजाइन को, तब हम जाके चेंज कर सकते हैं। तो हमारा तो डिजाइन हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट में। अब व्यू और मॉडिफाई को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, रिपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा आउटपुट है। एक तो डिजाइन इनपुट हुआ, एक डिजाइन आउटपुट आया। अब इसके बाद भी रिपोर्ट हमें जो जनरेट करना है, ये भी डिजाइन आउटपुट में ही बन के आता है। रिपोर्ट में जाएंगे, पहला करा है टेक्स्ट शेड्यूल। इस टेक्स्ट शेड्यूल को मैं क्लिक करूंगा। डू यू वांट टू ग्रुप सिमिलर स्लैब? हाँ भैया, जो सिमिलर स्लैब है उसको ग्रुप कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने में हमें बाद में आसानी होगी सारे के सारे डिटेल को। यस कर दिया मैंने। अब ये आपको बन के आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ब्लैंक किए हुए हैं, कहीं कहीं ये, तो इसको अच्छा तरीका ये होता है कि, अच्छा चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। स्लैब शेड्यूल M20 का हमने ग्रेड लिया था 1:3 होता है ना? हाँ 1:3 FE500 लेवल 3 मीटर पे। स्लैब नंबर दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, टाइप दिया हुआ है। इसको 1 वे ही कर दिया है, शायद हमने ध्यान नहीं दिया, तो 2 वे होना चाहिए था। ठीक है, फिर बॉटम रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है और यहाँ टॉप रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। अब ये बेंट कर रहा है, ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट है ये बेंट होंगे जाकर के, किसी एक तरफ जाकर के बेंट होंगे। मैं डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा समझेगा आप। ये देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट, ये सारा बॉटम रेनफोर्समेंट है। एक बेंड इधर हुआ है तो दूसरा बेंड दूसरे साइड में होगा, इसलिए इसको ये बेंड बोल रहा है कि ये सारे बॉटम रेनफोर्समेंट इंड में जाके बेंड होंगे। फिर ये शॉर्ट स्पैन की तरफ है, उसी तरह लॉन्ग स्पैन की तरफ होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि ये बोल रहा है 1 वे है, तो शॉर्टर साइड में ले लिया, लॉन्गर साइड में नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा था, ये देखिए यहाँ पर स्पेसिंग भी अजीब अजीब आ गई है, 200 200 200। अब ये क्लाइंट को आप दीजिएगा तो उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगा। तो ये ठीक है, ये जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो ठीक है 200 पे हम डाल सकते हैं, लेकिन बाकी को ऐसे नहीं करना चाहिए, या एक कांस्टेंट जैसा होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा कि इनपुट में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां देख लीजिएगा कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। जनरली वो 6 इंच पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको भी 150 कर दीजिएगा, इसको भी 150। और आउटपुट में जब टेबल आपका बन के आ जाएगा ये टेबल, तो इसको भी आप सेव करके ऑटो कैड में ले जा सकते हैं, और फिर वहां पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टील को आप यहाँ पर 200 कर दीजिएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 10 mm की भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी 8 mm कर दीजिएगा। ये थोड़ा चेंजेस आपको खुद करना पड़ता है, वही होता है कि फाइनली हम क्लाइंट को क्या दे रहे हैं। नहीं तो क्लाइंट कहेगा कि तुम तो मेरा नुकसान करा दिया यार, ये 10-10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों प्रोवाइड करे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार तो एक तो हो गया कि जो लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड यहाँ पे जो रह गया वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा। और उसके अलावा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, ये देखिए ये जो ऊपर में जो है ये भी बंधेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये बार है, इसी तरह ये भी बंधेगा। तो ये भी 8 mm की प्रोवाइड करने की, 10 mm की या 12 mm की प्रोवाइड करने की कोई जरूरी नहीं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सिर्फ जो इस बार को बांधने का काम करता है और कुछ नहीं करता, इसका और कोई रोल नहीं है। तो बांधने का काम कर रहा है, तो हम काहे के लिए 10 mm का प्रोवाइड करें, 8 mm का प्रोवाइड करके काम कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे तरफ भी होगा। और यहाँ पे अगर ये 2 वे है तब तो ठीक है, 10 mm दोनों तरफ दे देंगे। 1 वे है तो भी दे देंगे 10 mm। लेकिन ये ऊपर में देने का कोई जरूरत नहीं। और ये जो बार नीचे की तरफ जा रहा है, ये बार जो देखिए ये नीचे जा रहा है, इसको भी बांधना पड़ेगा। इसको भी 8 mm से बांध देंगे, इसको डबल जाली करके भी बोला जाता है। और यहाँ पे हम, अब ये देखिए ये बेंड हुआ है, तो एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा बार यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो इस टिक पेन चालू कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बार जो है टॉप में एक्स्ट्रा बार जो है ये बीम से निकलता हुआ आएगा और यहाँ तक आपका प्रोवाइड होगा, ये हर जगह प्रोवाइड होगा। क्यों क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट बार ही बेंड करेंगे, अगर अल्टरनेट बार ही बेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो मोमेंट अगर मैं मान लूं कि ये चारों तरफ से फिक्स है, तो WL² अपॉन 12 होता है, और सेंटर पे WL² अपॉन 24 होता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोमेंट जो है मेरा अधिक है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट, और ये मोमेंट टॉप पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मुझे रेनफोर्समेंट ये छोड़ना नहीं होगा अल्टरनेट बार करके, ये हर जगह फिर एक्स्ट्रा टॉप जो है आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फिर फेल होने के चांसेस रहेंगे। ये कोड कहता है कि ये इसको नीचे ले जाइए, लेकिन लॉजिक कहता है कि आपको ये सारा बार यहाँ पे बेंड कर देना चाहिए, कोई भी लास्ट तक ले जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस जगह पर तो कोई भी मोमेंट होता नहीं है, सारा मोमेंट ऊपर की तरफ होता है। लेकिन कोड कहता है कि नहीं, आप आधा बार कोई ऊपर ले जाइए, आधा बार लास्ट तक ले जाइए। कंसेप्ट कहता है कि नहीं भैया, आप पूरा मोड़ सकते हैं ऊपर की तरफ, कुछ नहीं होने जा रहा है बिल्डिंग में। पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जब एग्जीक्यूशन होता है किसी चीज का, तो परफेक्शन लेवल आधा रखते हैं वो लोग, ये मान के चलिए कि परफेक्शन लेवल एकदम गिर जाता है। तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें ज्यादा लेके चलना चाहिए। यहाँ पे क्या किया जाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा बार, इसलिए आप कोई भी बिल्डिंग देखिएगा बनेगा तो 2-4 बार एक्स्ट्रा ही लगा देते हैं कि चल भैया कोई बात नहीं है, कॉलम टेढ़ा मेरा होगा ही होगा, चाहे आप जितना भी कुछ कर लीजिए। लेबर है ही नहीं स्किल्ड लेबर, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो जनरल रूल है उसी के ऊपर से काम कर रहे हैं सब लोग। हाँ, ये चलते हैं अब अपने सॉफ्टवेयर में। तो ये बॉटम रेनफोर्समेंट शॉर्ट स्पैन बेंड होगा, लॉन्ग स्पैन बेंड होगा। ये टॉप रेनफोर्समेंट जो आपका ऊपर में जा रहा था, और वो कहां तक जाएगा, S8 में ये कह रहा है कि नहीं जाएगा, ये जो शॉर्ट स्पैन है उसके कंटिन्यूअस पे नहीं जाएगा, और लॉन्ग स्पैन के कंटिन्यूअस पे ये 4 जगह नहीं जाएगा। आप जनरली जो प्रोवाइड कीजिएगा क्लाइंट को, उसमें आप ये सारा ही प्रोवाइड कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड डोंट प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट, वो उसका है। नहीं तो बाद में कहेगा सर आपने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा नहीं, इसलिए लिख देना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, अब इसको एक चेंज कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील T10 है 200 डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, मैंने बताया कि इतना प्रोवाइड करने की जरूरत होती नहीं है। जो अगर लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड का जो मेन बार है, अगर मैं सिर्फ जाली बनाने के लिए कर रहा हूं ऊपर में, तो आप 8 mm का भी प्रोवाइड कर सकते। संक स्लैब जो है उसका डिटेल आ गया कि ये स्लैब जो है आपका S1 S3 और S8 है, संक स्लैब है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब ये क्या है, स्लैब शेड्यूल, इसी के नाम से मैं भी सेव द प्रोजेक्ट को ही सेव करना पड़ेगा। यहाँ से पहले प्रोजेक्ट को सेव कीजिए, या फाइल में जाकर के आप सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को मैं सेव करता हूँ, और ये लोकेशन में RCDC, और ये मैं स्लैब कर रहा हूँ, तो स्लैब में जाके मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लैब। इसमें कई सारे आपको फोल्डर बना के काम करने होंगे, नहीं तो एक के बाद एक दूसरे पे ओवरलैप होता रहेगा। अब आपके स्लैब के नाम से सेव हुआ। अब आप इस टेक्स्ट शेड्यूल को सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव कीजिए, और यहाँ स्लैब में ही है तो आप यहाँ लिख दीजिए स्लैब टेक्स्ट SCHEDU टेक्स्ट शेड्यूल, और इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया आपका टेक्स्ट शेड्यूल, जो कि बेसिकली क्लाइंट को इसी की जरूरत होती है, मिस्त्री और साइट इंजीनियर को इसी की जरूरत होती है, जिसके ऊपर से वो बाकी सब कर लेता है। लेकिन मैं आपको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। रिपोर्ट में जो नेक्स्ट है जनरल अरेंजमेंट प्लान। अब जनरल अरेंजमेंट प्लान में ये आपको जो हमने पहले सेव किया था, ये बीम, कॉलम, स्लैब और कौन सा संख है, उसके बाद ये बीम और बीम का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा, टोटल बीम के मार्क आ जाएंगे। अगर ये डायमेंशन अलग होता तो ये बॉक्स एक यहाँ पर भी बना देता। ठीक है, इसको भी आप सेव कर लीजिए। ये बीम इसके नाम से, जनरल अरेंजमेंट प्लान के नाम से, तो मैं यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्लैब जनरल अरेंजमेंट, और P लिख देता हूँ गैप जनरल अरेंजमेंट प्लान, और इसको सेव कर लिया। अब इसमें तो कुछ बताने की है जरूरत नहीं, कॉलम का लोकेशन है, सेंटर टू सेंटर करके डिस्टेंस है सारा कुछ, और कौन 2 बे है कौन 1 बे है, इसने डिजाइन कर दिया। ठीक है, फिर रिपोर्ट में आइए, इन प्लान डिटेल की बात कर रहा। इन प्लान डिटेल में बेसिकली आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बताएगा कि जो रेनफोर्समेंट आपका आ रहा है वो किस तरह से प्लेस हो रहा है। अगर मैं एक को पकड़ लूं, जैसे मान लीजिए कि इस स्लैब को पकड़ रहा हूँ, S2 स्लैब, जिसका की डेप्थ है 125 mm थिक का, और इसमें जो आपका जो बॉटम रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड हो रहा है, एक तो आपका देखिए यहाँ से शुरू होकर के बेंट हुआ है, यहाँ पे ये नीचे वाला बार है, ये बेंट होकर के ऊपर गया है। तो दूसरा उसके बाद वाला इधर ही बेंट नहीं होगा, वो दूसरे के तरफ बेंट होगा। जनरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि ये एक ही तरफ, दोनों तरफ बेंड कर देते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। कोड कहता है कि आपको एक तरफ इधर बेंड कर रहे हैं तो उसके बाद वाला बार को उधर कंटिन्यूअस रखिए, और उसके अगले वाले बार को दूसरे तरफ बेंड कीजिए। तो ये इसलिए इस तरफ कंटिन्यूअस है और बेंड इस तरफ हुआ है। तो इसी तरह बाकी स्लैब में भी है, चाहे वो संक स्लैब हो चाहे जो भी हो। ये आपको टॉप रेनफोर्समेंट, बेंट अप रेनफोर्समेंट, वही बॉटम रेनफोर्समेंट है उसकी बात कर रहा। इसे भी सेव कर लेते हैं बेंट अप रेनफोर्समेंट के रूप में, स्लैब बेंट अप REIN रेनफोर्समेंट, ये सेव कर लिया। फिर रिपोर्ट में जा करके, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। ठीक ठीक, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला था, मैंने कहा एक बार चेक कर दूं। फिर रिपोर्ट में जा करके स्लैब हो गया। आप स्लैब सेक्शन, आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देख सकते हैं। तो वो कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ।
इसके लिए एक काम करिए, पहले जनरल अरेंजमेंट प्लान को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमें पता चले, और इसको एकदम इस तरफ कर लीजिएगा तो दिक्कत होता है। ये इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ के बाद फिर रिपोर्ट में जाकर के स्लैब सेक्शन पे जाइएगा। अब इस पे आपको जैसे मान लीजिए कि S4 और S5 स्लैब है, अब इसका मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ इस साइड से और इधर से देखूंगा, तो क्रॉस सेक्शन जो बनेगा तो नंबर ऑफ स्लैब उसमें कितने आ गए, S4 और S5, तो नंबर ऑफ स्लैब दे दीजिए टू आ गए। अब क्रॉस सेक्शन हम जनरली लिखते हैं 1 1 क्रॉस सेक्शन या 2 2, यहाँ तो 1 1 कहीं है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ बीम नंबर के थ्रू दे देता हूँ या स्लैब नंबर के थ्रू, तो बीम नंबर देना ज्यादा आसान होगा, B15, फिर यहाँ पे क्या है B23 और B28, ये है ना, नहीं 26, हाँ तो इससे ज्यादा आसान रहेगा समझने में। B15 थोड़ा देखने में अजीब सा लगेगा लेकिन समझ में आ जाता है। B20, B15, B कितना है नेक्स्ट 23, और यहाँ पर क्या है 25 और ये 26, B26। तो मैं क्रॉस सेक्शन जो ले रहा हूँ इस तरफ से ले रहा हूँ। अब यहाँ पर स्लैब सेलेक्ट कीजिए, तो पहला स्लैब है S4, ये S4 हो गया। फिर इसका LX और LY वो खुद ले लेगा, और लेफ्ट इंड सपोर्ट ये जो है ये सब डाटा खुद ले लिया, और यहाँ पे करा लेफ्ट सपोर्ट मार्क, तो इस बीम का लेफ्ट ये है और इस स्लैब का लेफ्ट ये है और राइट ये है, इस स्लैब का लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो लेफ्ट में क्या है B15, तो B15 लिख देता हूँ। अब लेफ्ट सपोर्ट बीम का बिर्थ मांग रहा है तो 250 mm है, और डेप्थ जो है 300 mm। फिर आपका राइट सपोर्ट जो है, राइट सपोर्ट आपका B23 है, तो यहाँ राइट सपोर्ट जो है आप B23 दे दीजिए। राइट सपोर्ट बीम का मार्क है, जो बीम का जो डेप्थ है, बिर्थ है 250 mm और डेप्थ हो गया 300 mm। अब आपका नेक्स्ट स्लैब जो है S5 है, लेंथ वगैरह वो खुद ले लेगा, ये क्या है उसका जो कंडीशन है। फिर ये वाला डाटा जो है ना, ये डाटा जो यहाँ भरा हुआ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा उसको कंसीडर कर रहा है, आप इसको फील नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए आप फील नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ इनपुट के थ्रू फील हो जा रहा है जो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है 23 के बाद ये 26 है, तो B26 लिखें, यहाँ पे आपका 250 है और ये 300 हो गया। अब इसको ड्रॉ कीजिए, तो ड्रा कीजिएगा तो आपका ये देखिए बन के आ गया। अब ये जो बना आपका बीम हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये हमारे लिए ठीक है। अगर मैं 1 वहां लिख देता तो 1 1 लिख देता, लेकिन हमें समझता ही नहीं 1 1 है कहाँ पे। अगर आप वो ऑटो कार्ड में ले जाके अरेंज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इससे हमें समझ रहा है कि B15 से 23 की तरफ मूव करना है, फिर उसके बाद 26 की तरफ, या आप यहाँ S4 S5 भी लिख सकते हैं, उससे भी समझ जाएगा। अब आपका देखिए कि बीम का ये विड्थ आ गया, ये डेप्थ आ गया, और ये सारा का सारा जो स्लैब है उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, जिसमें कि ये आपका फेस ऑफ द जो बीम है वहां से लेकर के दूसरा फेस ऑफ द बीम है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है उस डायरेक्शन में। फिर आपका जो बार है ये फेस ऑफ द बीम से जहां पे जाके मुड़ेगा वो डिस्टेंस बता रहा है। ये डिस्टेंस जो बेसिकली हमने जो प्रोवाइड किया था L/6 उसी की वैल्यू है, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी आ जाएगा 3710, और डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा तो लगभग 620 आएगा, ये उसी की वैल्यू बता रहा है। अब साइट पे एक दिक्कत और होती है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 930 निकल के आया। आप अगर आप साइट पर अगर आपका इंजीनियर समझदार नहीं है तो वो क्या करेगा ना कि वो जो चीज है ना कहेगा, आप उसको 620 इस बीम इस स्लैब के लिए बताएगा और इस स्लैब के लिए बोलेगा 510, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया क्या बता रहे हो, एक में कुछ और बता रहे हो, एक में कुछ और बता रहे हो। तो उसके लिए जनरल प्रैक्टिस जो नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरल प्रैक्टिस लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम डायमेंशन आता है उसी को प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मिस्त्री से काम करवाने का अलग ही चक्कर होता है, वो समझता ही नहीं है। फिर आपका जो ये बेंट हुआ, बेंट होकर के ऊपर गया, और ये जो अल्टरनेट बार है ये आपका यहाँ पे लिख भी रहा है अल्टरनेट रेनफोर्समेंट बेंट अप, और जो अल्टरनेट बार होगा वो लास्ट तक जाएगा, और ये जाने के बाद ये नीचे तक आ रहा है जहां तक बीम में जा सकता है। अब ये बार बेंडिंग शेड्यूल में देखे, हाँ अब ये बार बेंडिंग शेड्यूल में दिखेगा कि ये कितना नीचे जाएगा और ये लेंथ जो है कितना पे मुड़ेगा, फिर ये जो मुड़ा हुआ लेंथ है ये भी कितना होता है। अभी बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये तो एक जनरल है, आप ये रेनफोर्समेंट के थ्रू भी साइट पे काम करवा सकते हैं। एक्चुअली BBS के लिए तो वहां पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, और लेकिन जनरल प्रैक्टिस में आजकल लोग क्या है, सारे इंजीनियर साइट इंजीनियर को ही पकड़ा देते हैं कि करो। और यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पर भी वही चीज है, बेंटअप हुआ है, और उसके बाद जो ये कंटिन्यूअस बार जो अल्टरनेट बार प्रोवाइड हो रहा है, एक बार छोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया। अब ये 760 दिस डिस्टेंस अपॉन 6 किया है, तो ये लगभग सॉरी ये नहीं, कहाँ गया ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 510 हो गया, और ये 620, ये 930 कहाँ से लिया, ये बार बेंडिंग शेड्यूल में आएगा,
ये जो यहाँ तक गया है, बार बिडिंग शेड्यूल में आएगा कि ये क्यों लिया है। और ये ठीक है, ये तो रेनफोर्समेंट ले लिया है 760 और 930 के पास। और तो यहाँ कुछ है नहीं बताने के लिए। स्लैब मार्क आ गया और अल्टरनेट रेनफोर्समेंट बेंट अप कर दीजिए। टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब है। अगर आप किसी दूसरे का भी रिपोर्ट इसमें जनरेट करना चाहते हैं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ स्लैब सेक्शन, जैसे जनरल अरेंजमेंट प्लान पहले खोल लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। स्लैब सेक्शन, लेकिन इसी के अंदर करना है ना मुझे। एक बार देखो क्या होता है कि नहीं होता। स्लैब सेक्शन रिपोर्ट और स्लैब सेक्शन कर लेता हूँ। ये आ रहा है अपेंड एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे ये करना है S7 और S6 का, ये दोनों का करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से 2 लिख देता हूँ और स्लैब मार्क है मैं ये दे देता हूँ। अभी मैं 1 1 मान लेता हूँ, 1 लिख के चलता हूँ, तो उससे भी आपको समझेगा कि ये क्रॉस सेक्शन अगर मैं मान रहा हूँ। फिर स्लैब यहाँ पे ले लीजिए, S7 है, S7 हो गया, LXLY खुद ले लेगा। और लेफ्ट मार्क है B14, फिर ये 250 हो गया, ये यहाँ पे डी हो गया 300, और राइट जो सपोर्ट है ये आपका B22। अब यहाँ पे 2 बीम है, तो जो लॉन्गर वाला बीम होगा वही लीजिएगा, तो कंफ्यूजन ना हो। B22 250 और यहाँ पे आ गया आपका 300। इसी तरह अगला जो है S7, और ये क्या है, S6 है, 7 5, अच्छा हाँ ठीक है, 5 6 7, तो 6 है, तो ये 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। S6 लेंथ वगैरह तो वो खुद ले लेगा। ये बीम तो ये यहाँ वाला यहाँ उठाएगा, और इंड में यहाँ पे आपको बीम नंबर दे दिया जाए B25, और ये तो 250 हो गया और ये 300 हो गया। अब आप देखिए, आप चाहते हैं कि जो मैं मेरा पहला जो आपका बेंटअप रेनफोर्समेंट बन के, सॉरी स्लैब सेक्शन बन के आया था, उसी में अपीयर ये भी हो जाए, तो आपको यहाँ से अपेंड एग्जिस्टिंग क्लिक करना होगा। और आप चाहते हैं नया बने तो वो नया बनाएगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी में बना दिया। तो आप चाहते हैं कि हर का मैं एक में बना करके क्लाइंट को दे दूं तो दे दीजिए, लेकिन क्लाइंट को जनरली इतनी जरूरत होती नहीं है। वो आप जो टेबल दे दीजिएगा, और उसके बाद जो टेबल देने के बाद जो जनरल आपका ये जो बेंटअप बार का लोकेशन वगैरह ये अगर आप लिख के भी दे देंगे तो भी हो जाता है। L/6 आप लिख दीजिए और बस ये काफी है। ठीक है, तो ये तो बेंटअप बार का हो गया। अब मैं इसको भी सेव कर दे, ये स्लैब सेक्शन का हो गया, सॉरी, तो स्लैब सेक्शन में सेव कर देता हूँ उसी के नाम से। ये आ गया मेरा स्लैब सेक्शन, ये मैं सेव कर लेता हूँ। फिर रिपोर्ट में स्टेयर केस है। ये स्टेयर केस को थोड़ा सा समझिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टेयर केस पे मैं आ रहा हूँ, तो स्टेयर केस पर अब ये बात कर रहा है, आपको एक बॉक्स ओपन हुआ, बॉटम लैंडिंग, टॉप लैंडिंग, और ये बीम लोकेशन की बात कर रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये बॉटम लैंडिंग बीम की बात कर रहा है, तो बॉटम लैंडिंग बीम और टॉप लैंडिंग क्या हो रहा है ये मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। अब जो आपका स्टेयर बनेगा, बेसिकली ट्रेड और राइज और ट्रेड करके बनेगा, तो मैं इतना ही कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लास्ट में ये स्लैब गया, और यहाँ पर भी आपका, यहाँ पे भी स्लैब आ गया। अब इसमें 2 चीज बोल रहा है, मैं ये, अरे अब इसमें देखिए 2 चीज बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है बॉटम लैंडिंग और टॉप लैंडिंग, तो ठीक है, ये बॉटम लैंडिंग हो गया या टॉप लैंडिंग हो गया। बीम का साइज मांग रहा है, बीम का साइज, ठीक है। एक चीज और बोल रहा है, बीम लोकेशन कहाँ पे है, क्या बीम आपका यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्ट ऑफ द स्लैब में। ये जो आपका एंड ऑफ द स्लैब अभी लिखा हुआ है, ये आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ द स्लैब में अगर यहाँ पे होगा तो। जनरल प्रैक्टिस में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंड में प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उसी पे चल लेता हूँ। अगर इंड में होगा तो ये आपका यहाँ से जो स्लैब जाएगा, स्लैब जाने के बाद यहाँ पे आपका ये बीम प्रोवाइड होगा। और यहाँ पर भी वही केस है, अगर बीम आपका यहाँ पे है तो बीम आपका यहाँ पे प्रोवाइड होगा और ये स्लैब जाएगा, और ये फिर उसके बाद आपका वेस्ट स्लैब जाएगा इस तरह से। तो अभी डायग्राम बनाऊंगा, एक क्या करूंगा मैं, एक इंड में ले लूंगा और एक स्टार्ट में ले लूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए थोड़ी। तो यहाँ से मैं चलता हूँ। अब ये डायमेंशन तो मुझे पता है 250/300 है, इसके लिए भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं 250, और जो नेक्स्ट है इसको भी 300, दोनों जगह यही है 250 और 300। अब बॉटम लैंडिंग जो है ये मैं आपको ले लेता हूँ एंड ऑफ द स्लैब में, और जो टॉप लैंडिंग है उसको मैं ले लेता हूँ बिगिनिंग ऑफ द स्लैब में, ठीक है। जनरली बॉटम लैंड, हाँ ठीक है, बिगिनिंग ऑफ, नहीं ये एंड में ही प्रोवाइड किया जाता है टॉप लैंडिंग। अच्छा ये तो हाफ का ही बना रहा है ना, टॉप लैंडिंग हो गया आपका, चलेगा कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा हो, तो कैसे भी प्रोवाइड कर सकते। अब ये बीम ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये स्टेयर केस बन के आया, और स्टेयर केस बनने के बाद जो बीम अभी मैंने प्रोवाइड किया था वो बीम ओरिएंटेशन ये डाउनवर्ड है, यानी कि ये डाउन
डाउन स्लैब हो गया, डाउन स्टैंड हो गया, एक इन्वर्टेड बीम बनता है। अब इन्वर्टेड बीम किस तरह से बनता है? इन्वर्टेड बीम में आपका बनेगा, ये बीम ऊपर चला जाएगा और इस तरह से प्रोवाइड होगा बीम। ये जो बीम होगा वो आपका इस तरह से प्रोवाइड होगा। तो अभी डाउन बेसिकली जो बनाया जाता है डाउन स्टैंड में ही बनाया जाता है, कहीं कहीं आप स्टैंड में बनाते हैं अगर किसी को जरूरत होती है, अगर कहीं पे रूम प्रोवाइड करना है आने जाने के लिए और स्पेसिंग कम पड़ रही है उस केस में प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं इसको डाउन स्टैंड ही रखता हूँ, एक को डाउन कर देता हूँ, एक को अप कर देता हूँ, एक अप स्टैंड में डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए डायग्राम। अब नंबर ऑफ राइज, तो जो मैंने फ्लोर टू फ्लोर हाइट ली है, बेसिकली ये मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है ये मेरी है 3 मीटर, ये लगभग 3 मीटर है। और मैं सेंटर पे आपका ये प्रोवाइड कर रहा हूँ लैंडिंग, यहाँ से आ रही है और ये फिर स्टेयर ऊपर की तरफ जा रही है, यही है ना। और यहाँ आने के बाद ये फिर जो भी आपका बन रहा है, तो ये 1.5 हो गया, 1.5। तो 1.5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइज मेरा हो जाएगा ये 0.6 अगर रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.6 से 1.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यार, 0.6 का मतलब नहीं, 1 मिनट, 6 इंच हो गया, यानी 150, 10 राइज हो गए, 10 राइज हो गए, 10 ही राइज होगा ना, 150 1500 और एक राइज हो गया मेरा 150 का, तो 10 राइज आए, सही है ना। तो राइज 10 में कर देता हूँ यहाँ, तो ट्रेड उससे एक कम हो जाएगा। और स्पैन की बात कर रहा है तो हमारा स्पैन कितना था, स्पैन जो है, स्पैन और हाइट की बात कर रहा है, अब ये हाफ ही स्टेयर बनाएगा, हाफ स्टेयर उसका सिमेट्री में बन जाता है, अगर अलग होता है तो अलग कर लेते हैं। अब स्पैन जो मेरा था और हाइट कितना, तो हाइट तो 1500 है, चलो ठीक है चल गया। स्पैन की बात कर रहा है तो स्पैन के लिए डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम में मैंने कहीं दिया है नहीं, स्टार्ट में चल लेते हैं, टॉप में देख लेते हैं। स्टेयर जो प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको कैसे मेजर किया जाए, इसका फ्रंट और ये स्लैब यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्लैब सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, व्यू ओनली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अब 3D व्यू ले लेता हूँ और ठीक है। स्पैन यहाँ पे फिर नहीं है, ये वाला कोऑर्डिनेट तो आया ही नहीं, तो एक काम करते हैं, तो ओरिजिनल व्यू में लेके आते हैं, टॉप में चलते हैं, अब यहाँ पे मेजर कैसे किया जाए, ये डिस्टेंस 2D व्यू में ही चल लिया जाए, ज्योमेट्री, हाँ अब यहाँ हो जाएगा काम। अरे सेंट्रल डिस्टेंस मेजर करिए इंक्लाइंड। सेंट्रल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। सर इसको प्लान में भी देख सकते हैं नॉर्मल, कैसे देखेंगे, नहीं जो ना देखेंगे, वो कोऑर्डिनेट नहीं ना लेगा, वो कहाँ का लेगा पता नहीं चलेगा ना, सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लेता है ना स्टार्ट, दिक्कत ये है। और यहाँ पर भी ये पॉइंट नहीं है, अच्छा ये देख लेते हैं क्या यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है तो कैसे होगा, कुछ यहाँ दिया हुआ है, कहीं हमने कुछ किया तो होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है कि कहीं नहीं किया होगा। तो पूरे रूम का साइज क्या दिया हुआ है, 3.05 प्लस 2.13 कितना हो गया, 3.28, 3.18 हुआ, 5.18, 5.18 ठीक है, 5.18 हुआ। और ये आपका कितना दिया हुआ है, ये है 1.2, 5.18 कहीं लिख लो तो, 5.18, 5.18 यहीं लिख लेता हूँ, 5.18 माइनस 1.2 और फिर उसके बाद इसको कर लिया जाए 1.5 माइनस माइनस 1.5 कितना आ रहा है, जरा बताना इसको भाई, कैलकुलेटर पे कर लो जल्दी से। 2.48 5.18, 5.18 माइनस 1.2 और फिर माइनस 1.5, 2.48 आ गया, तो हम उसमें पुट कर देते हैं, क्लीन कर देता हूँ सारा, 2.18 तो कितना हो गया 2148, ये ना हुआ, हाँ ठीक है। बॉटम लैंडिंग मेरा कितना था अभी, कितना 1.5, और टॉप लैंडिंग जो था, जो हम ग्राउंड फ्लोर से जो मिड लैंडिंग तक जा रहे हैं 1200 mm, किस स्लैब को बनाना है, तो S9 को बनाना है। अब यहाँ से ड्रा स्टेयर कर दीजिए, बीम कंडीशन आर नॉट करेक्टली डिफाइंड, क्या दिक्कत होगी भाई, कहाँ पे जाते हैं, रिपोर्ट स्टेयर के सेक्शन, यार फिर से डाटा डालना पड़ेगा, 300, 250, 300, बीम लोकेशन एंड ऑफ द स्लैब, बिगिनिंग ऑफ द स्लैब, ठीक है। ये तो किया ही, एक को डाउन किया था एक को अप किया था, तो नहीं ले रहा है क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और ये मैंने 10 कर दिया था, ये 9 हो गया, ये 2148 और ये मेरा 1200 आ गया, तो वही प्रॉब्लम होगा फिर, चलो ये भी मैं आज पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, हाँ वो कुछ कंडीशन का ही है, वो उस तरह से नहीं डाल सकते, कुछ होगा। कहाँ गया स्टेयर केस, 250, 300, 250, 300, ये तो हो गया, चलो इंड और इंड में डाल लेते हैं, इसको नॉर्मली रहने देते हैं यार, ये देखो बाद में अपना एक्सपेरिमेंट करते रहना, देखना क्या आ रहा है, मुझे भी बताना कोई नया चीज आए तो। 2148 और ये आपका हो गया कितना था ये 1500 और ये आपका 1200 आया। S1 S9 को बनाना है, S9 को बना लिया, ड्रा कर दिया, तो ये देखिए स्टेयर केस बन के आया। अब स्टेयर केस में ये जो डाउन है, अगर ये इन्वर्टेड होता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता, ये भी ऊपर की तरफ चला जाता,
और यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द स्लैब में देता तो यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे मैंने ऊपर दे दिया होगा, ये यहाँ पे ऊपर कैसे बनेगा, किसी एक में ये चला गया होगा ऊपर या यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गया होगा। अगर यहाँ पे देंगे तो वो तो नीचे ही देना पड़ेगा ना, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। समझ में आ गया। अब ये बार आपको बता रहा, अब ये देखिए एक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बाकी सब तो ओके है, लेकिन साइड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिस्त्री इस तरह कभी नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, ये जो नीचे का बार आ रहा है उसको लेके आएगा और उसी बार को यहाँ से प्रोवाइड करके जाएगा और यहाँ पे भी नीचे प्रोवाइड कर देगा। वो ऊपर कुछ डालता ही नहीं है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। जो कोड कहता है कि हमें सीजर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अब यहाँ टॉप पे देखिए, ये जो बॉटम बार जो आ रहा है वो ऊपर में जाकर के और वेस्ट स्लैब में इन कर रहा है, और जो वेस्ट स्लैब में जो नीचे से बार आ रहा है, वो जो नीचे से बाहर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे जाकर के ऊपर में जा रहा है। अब ये किया क्यों जाता है, तो ये समझिएगा, ये जो कॉर्नर आपका बन रहा है, अगर ये नहीं करता और यहां से ही मोड़ देता तो ये आपका जो कॉर्नर है ये यहाँ पे बनता। अब ये जो टेम्परेचर का राइज एंड फॉल होता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब ये इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर कवर बहुत कम है, तो ये कंक्रीट को थ्रो आउट कर देगा, फेंक देगा बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ फेंक देगा तो यहाँ का जो रेनफोर्समेंट है एक्सपोज हो जाएगा, अगर हम सीजर रेनफोर्समेंट नहीं देंगे। अभी आपका देखिए ये कवर जो है इसका इस शार्प एजेज के लिए इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हो गया, तो ये कंक्रीट को फेंकेगा नहीं, एक्सपोज नहीं होगा। तो जनरली साइट पे ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी मिस्त्री इस तरह से प्रोवाइड नहीं करता। आप बोलोगे तो कहोगे सर ये क्या नया चीज बता रहे हो, पर यही सही चीज है, ऐसे ही प्रोवाइड होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उनको जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सीजर यहाँ पे बनना जरूरी है। और ये देखिए एक टॉप का बार आया है जो आकर के आपके जहां पर से आपका फर्स्ट राइज है वहां पर आकर के डाउन हो रहा है। फिर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ रहा है सारा, ये जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है कितना डाया और कितने बार का है, कितना डिस्टेंस पे है, वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैंने 200 दे रखा है मैक्सिमम, इसने ले रखा है 8 इंच हो गया है लगभग लगभग। जनरली 6 इंच रखिएगा। अगर कोई साइट इंजीनियर कोई अगर ऑनर बोलता है, जैसे आप मान लीजिए पड़ोसी उड़ोसी का घर बनेगा तो बोलेगा भैया इतना क्यों कर रहे हो, 6 इंच मत करो 8 इंच कर दो, तो 8 इंच भले कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जनरली यूजर प्रैक्टिस में 6 इंच ही रखना चाहिए, ज्यादा सही रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार आप भले बढ़ा सकते, लेकिन मेन बार को नहीं बढ़ा सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर रहा है, और ये मेन बार है तो मेन बार को आपको तो 150 इंच से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जो है ना डिटेलिंग करके देता है स्टेयर की। अब आप इसको भी सेव कर लीजिए और इसको ऑटोकैड में ओपन करके अरेंज करना रहता है। तो ये स्टेयर है ना, अब ये हाफ स्टेयर का दिया है। अगर आपको दूसरे साइड का भी बनाना है तो फिर से वहां, जैसे ये मान लीजिए बॉटम आपका जो मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आप गए ऊपर और ये मिड लैंडिंग पे आ गए। अब इसके बाद दूसरी तरफ जाकर के आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो वाला पार्ट बनाना है तो आपको फिर से डिटेल भरना पड़ेगा, तभी वो आपको पार्ट बना के देगा। नहीं तो ये आधा ही स्टेयर बनाता है। आप दोनों पार्ट को बना के ऑटो कैड में दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है आपके पास कि आप ऑटो कैड में जाके इसको मर्ज कर सकते हैं। इसलिए मैंने डिटेलिंग के लिए दोनों लिखा था, आरसीडीसी और ऑटो कैड, उसमें लास्ट में जाके हम मर्ज करते हैं। तो कहां तक हम लोग पहुंच गए, स्टेयर केस में तो है, दिक्कत है नहीं, ये तो मैंने सेव भी कर लिया। अब ये जो मेरे प्रोजेक्ट की जो भी आपकी सेटिंग आपने कर रखी है, जो भी आपने डायमेंशन वगैरह ले रखा है, कितना परमिसिबल क्या चीज किया है, L/6 L/4 और टॉप इंड सपन जो भी आपने जो दिया है, L/D रेशियो, ये सारा डिटेल आपको प्रोजेक्ट सेटिंग से मिल जाएगा। ये जो सेव होगा PDF के रूप में होगा, आप यहाँ से जा करके और इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से किस रूप में सेव होगा, ये HTML में हो रहा है, सॉरी, यहाँ से आपको प्रिंट करना होगा और प्रिंट करके आपको यहाँ से आप PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। फिर रिपोर्ट में आप आगे जा सकते हैं डिजाइन समरी के ऊपर, जो भी आपकी डिजाइन की समरी है, कहाँ पर बॉटम शॉर्ट स्पैन लॉन्ग स्पैन के रेस्पेक्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, जो कि जनरली यूजुअली बाकी सॉफ्टवेयर देते हैं, जो यहाँ पर हम लोग इन सब का यूज नहीं है, सब पढ़ने और समझने के लिए कि लाइव लोड क्या लिया है, थिकनेस क्या लिया है, डिजाइन कोड कौन सा यूज किया है, कौन सा बार कहाँ पे प्लेस हो रहा है, ये सारा ये बॉक्स के रूप में आपका बन के आता है डिजाइन समरी। अब डिजाइन कैलकुलेशन, आप डिटेल कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं तो सारे स्लैब का भी कर सकते हैं और एक का भी कर सकते हैं। पूरा डिजाइन कैलकुलेशन आपको दे देगा कि कोड, ये जो कॉफिशिएंट जो है जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोड में किस तरह से डिफाइन है, फिर आपका किस क्लाउज को वो लेकर के आ रहा है, किस कोड को लेके आ रहा है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि किस क्लाउज और किस कोड के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सारा का सारा जो है डिजाइनिंग करके दिया है स्लैब 1 के रेस्पेक्ट में। इसी तरह आप सारे स्लैब का कर सकते हैं, ये भी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। क्रैक विथ चेक का आपका कैलकुलेशन है, उसका भी रिपोर्ट ये दे देता है। आप देखिए क्रैक विथ जो जनरेट हो रहा था स्लैब 1 में तो जनरेट ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 0.061 जनरेट हो रहा है, और हमारा जो लिमिट है 0.3 mm, तो ये तो देखिए क्रैक विथ में ये फेल होगा ही होगा नहीं।
तो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, चलो अच्छी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, एक तो अच्छा ये बिल ऑफ क्वांटिटी भी देता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप यहाँ से बिल ऑफ क्वांटिटी समरी M20 ग्रेड है, अब इसका जो रेट मार्केट में चल रहा होगा पर मीटर क्यूब का वो आप पुट कर दीजिए, और उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील जो है आपका पर केजी का क्या रेट चल रहा होगा वो यहाँ पुट कर दीजिए। प्लान एरिया ये सब पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, जिस यूनिट में मतलब आप तो रुपीज में ही कर रहे हैं क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट किया हुआ। शटरिंग कॉस्ट मार्केट में क्या चल रहा है वो पुट कर दीजिए, वो आपको बता देगा कि शटरिंग कॉस्ट क्या रेट चल रहा है। पर रनिंग यूनिट लेंथ के ऊपर से होता है या फ्लोर एरिया के ऊपर से भी होता है ये शटरिंग कॉस्ट, और यहाँ से ओके कीजिएगा तो आपको ये बिल ऑफ क्वांटिटी जनरेट करके दे देगा। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में देता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि कंक्रीट कितना यूज हुआ, और उसके बाद जो है रीबार कौन से डायमेंशन का रीबार जो है हमारा कितना आया, कितना केजी लगा, उसका रेट लगा तो टोटल प्राइस क्या हो गया। अब ये देखिए इस स्लैब को G+9 जो 3 मीटर के स्लैब को बनाने में हमारा टोटल लगेगा 2,21,841 रुपीज। अब इसमें लेबर कॉस्ट ऐड नहीं है, तो लेबर कॉस्ट जो जनरली मान के चलिए कि 25 से 30% आप इंक्रीज कर दीजिएगा, इससे भी कहीं कहीं अधिक ही चला जाता है जहां पे अधिक लेबर कॉस्ट भी होते हैं, और कम भी जा सकता है। इसमें ये इंक्रीज कर दीजिएगा, इसमें लेबर कॉस्ट इंक्रीज नहीं है, ये लेबर कॉस्ट है। ये सारा का सारा आपका मटेरियल और ये सब कॉस्ट आ गया, और वेस्टेज जो है सब मान के ही चल लीजिएगा, इसी में आ जाता है। 5% या 4% जो है वेस्टेज भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ये स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये क्या आया है, डिजाइन मैट्रिक इतना केजी, अच्छा 1 मीटर क्यूब में इतना लग रहा है। कंक्रीट M20 मतलब ये M20 कंक्रीट 100% यूज हो रहा है। शटरिंग 8 स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, ये क्या है यार, ये देखना पड़ेगा मुझे क्या आ रहा है। ये मैं थोड़ा बताता हूँ, ये मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी इन सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो सीधे कॉस्ट के ऊपर से बात होता है। ये मैं बताता हूँ थर्ड पॉइंट देख करके क्या है। तो आप बिल ऑफ क्वांटिटी भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और उसके डिलीट कर दूं जरा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइट पे आपका ये बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना, तो उसके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल की पहले सेटिंग करेंगे। अब ये फैक्टर एलडी के ऊपर से ही रहने दीजिएगा, ये इसको छेड़िएगा मत, ये तो सब गड़बड़ा जाएगा। ओके कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ से रीबार टैग मार्क, अब यहाँ पे आपको दे रहा है बार मार्क, बॉटम बार को ये बी से डिनोट कर रहा है, टॉप मार्क को ये टी से कर रहा है। यहाँ पे भी ठीक है, इसको भी डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद आप चले जाइएगा जनरेट बार बेंडिंग शेड्यूल में। अब मैक्सिमम बार लेंथ जो होता है 12 मीटर का होता है। करा है नंबर स्टार्ट कीजिए 1 से, और ये राउंड अप आप कर दीजिएगा 25 से। रीबार लेंथ राउंड अप ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी एलडी निकालता है, ये तो मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अगर 415 होता तो 50 एलडी आता है, ये M20 और FE 500 है तो 55 आया। ये आपको कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं, या फिर नेट पे भी सर्च करके कर लेंगे, या तो ये डायरेक्ट ही आ जाता है। 2 स्क्रीन रहने दीजिएगा इसको, और यहाँ कोई भी चीज डिस्टर्ब मत कीजिए। अब आप जनरेट कर लीजिएगा, तो आपको ये बार बेंडिंग शेड्यूल बना के दे देगा सारा कुछ, ये साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए जरूरत होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या क्या बन के आया, बार मार्क आया, और फिर बार नंबर, क्या नंबर उसको दिया हुआ है, कितने नंबर होंगे वो। फिर बार का डाया आया, बार का शेप। अब ये शेप में ABCD क्या है, कटिंग लेंथ है, ये टोटल कटिंग लेंथ। और ये पूरा जो बार का ये यहाँ से लेकर के मोड़ मार करके भी जो जितना लेंथ हुआ सब, इसमें ABCD कितना है और ये R क्या है मैं अभी बताता हूँ। अब मैं एक बार को कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अच्छा दिख रहा हो, ये B11, और यहाँ पे B11 कहाँ पे है, B11, हाँ ये रहा B11। ये देखिए ये वाला जो बार है ये आपका B11 है। अब इधर से ये नीचे बॉटम बार है, इधर कंटिन्यूअस में गया है, और ये जाकर के संक स्लैब है इसलिए बीम में एंड कर जाएगा, और ये ऊपर आकर के बेंट अप होगा। तो B11 देखिए इसमें क्या क्या है। B11 में आपका जो है, ये आपका जो हो गया, ये तो नंबर वगैरह है, ठीक है। ये आपका देखिए A जो है ये इधर से ऊपर गया है और नीचे आ गया, यहाँ पे बेंट अप हुआ, बेंट अप होने के बाद यहाँ पे ऊपर गया है, और ऊपर आने के बाद ये बीम में आके खत्म हो गया। और ये आपका यहाँ से ये नीचे गया है, नीचे जाने के बाद ये बीम में ऊपर आकर के खत्म हो गया। तो ये बार जो है इस तरह से मुड़ेगा, जिसमें कि टोटल कटिंग लेंथ है, इस बार की टोटल लेंथ है 5750, जिसमें आपका ए जो है, जो ये बेंट होने के बाद जो मुड़ेगा वो 85 mm का है, और बी की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 4500 mm है, और 106 जो है आपका ये सी दे रहा है, सी जो है आपका 106 हो गया, यानी इंक्लाइंड लेंथ जो है 106 हो गया। 75 आपका डी दे रहा है, यानी ये जो ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसके बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस दे रहा है आपका 75 mm। फिर उसके बाद ई जो है 1045 हो गया, एफ जो है आपका 85 हो गया, जो जा करके ये बीम में इन करेगा, और ये 40 हो जाता है, जो यहाँ पे आपका रेडियस बनेगा, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है
उस सर्कल का रेडियस होगा। यहाँ पे जो मुड़ने के बाद बार थोड़ा सा मुड़ेगा ना, ये इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसकी ये रेडियस की बात कर रहा है कि ये रेडियस जो होगा 40 mm का हो। इसी तरह आप कोई भी बार उठाइए और ये बार बेंडिंग शेड्यूल प्रोवाइड कर दीजिए, बार लोकेशन देते हुए कि भैया यहाँ पे ये बार है और ये बार जो है आपका ये 8 बार नंबर क्या बोल रहा है यार, एक बार देख ले। बार मार्क तो ठीक है, बार नंबर कहीं ये तो नहीं बोल रहा है कि 8 बार प्रोवाइड होंगे, यही हो सकता है और क्या होगा। ये बार जो होंगे यहाँ पे 8 प्रोवाइड होंगे। और कुछ दिया है यहाँ पे बार नंबर का कुछ और तो कुछ नहीं दिया है। चलो ये भी एक पॉइंट है, ये भी मैं देखता हूँ, 2 पॉइंट रह गए। अब इतना सारा तो मैंने कभी डिटेल में देखा भी नहीं है। बार नंबर और एक उधर रह गया, उसको मैं बताता हूँ। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल है, हर का मिल जाएगा। ये बॉटम बार है, उसी तरह टॉप का बार होगा तो वहाँ टी लिखा हुआ होगा। और आपका जो लास्ट तक बन रहा है ये पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल है। आप इसको 3 मीटर हाइट का है, ये स्केल इसने दे रखा है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। और ये स्लैब बार बेंडिंग शेड्यूल आपका बन गया और ये सेव हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है स्लैब की पूरी डिजाइनिंग यहाँ पे एंड हो जाती है। यहाँ पे अब स्लैब में कुछ बचता नहीं है। अब आपके प्रैक्टिस की बात रह गई, तो कोई डाउट है तो पहले तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो कुछ डाउट है क्या? फ्लैट में है वन वे और टू वे सर, तो उसको सर अगर टू वे ही क्यों करेंगे हम, मतलब हमेशा डिजाइन क्योंकि वन वे भी रेनफोर्समेंट, अगर था। नहीं रेनफोर्समेंट तो हम 2 वे ही प्रोवाइड करते हैं ना। मैंने अभी बताया ना, देखिए ये क्या हो गया यहाँ डिजाइन में। हम जब टेक्स्ट शेड्यूल में गए तो इस जगह को इसने ब्लैंक छोड़ दिया 1 वे के चक्कर में। यहाँ कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल प्रोवाइड, तो हमारा टेबल अच्छा नहीं आता है, ठीक है, बस इसलिए प्रोवाइड करते, क्योंकि हमें रेनफोर्समेंट तो डालना दोनों तरफ है। यहाँ भी देखिए ये वाला रेनफोर्समेंट तो डालेंगे ही डालेंगे, तो बेटर है ना इसको 2 वे करके ही डिजाइन कर दे कि हमारा ऑटोमेटिक ही ये मिल जाए, हमारा टेबल अच्छे से आए, जब हम प्रेजेंट करें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, रेनफोर्समेंट 1 वे और 2 वे का कोई मतलब नहीं है, वो तो हम रेनफोर्समेंट डालते ही हैं। हाँ सर, वो तो दोनों में रहता है, और बेंटअप जो होता है वन वे में मतलब एक साइड में ही करते हैं, हाँ, और टू वे में दोनों साइड बेंटअप कर 2 देते वे हैं, में चारों दोनों साइड साइड में। बेंट अप कर देते हैं, और 1 वे में भी कर देना चाहिए, लोग नहीं करते हैं। वो जनरली आप जनरल प्रैक्टिस में जाइएगा तो साइड पे मिस्त्री नापने नहीं जा रहा है कि ये 1 वे है कि 2 वे है, आप उसके ऊपर छोड़िएगा और दोनों तरफ मार देगा। ठीक है, वो उसको उतना समझता नहीं है कि 1 वे है कि 2 वे। अरे साइट पे काम कराना बहुत हेडेक का काम है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं वो। हाँ, कुछ सर हैवी हम प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कुछ मेन प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तब तो आप वही दीजिए जो कि आ रहा है। लेकिन जो जनरल आप बगल के मान लीजिए घर के, और जनरल काम आपके पास, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हैं या किसी, क्योंकि वो आप करेंगे, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो मान के चले कि आपके पास अपने काम भी आएंगे, उसमें अगर आप लोग ये सब करके दोगे ना इतना ज्यादा, तो वो पागल हो जाएगा, कहेगा ये क्या बना के दे दिया। ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेश्चन? हेलो, अब कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नो सर। सर इसमें लेकिन एक चीज और है कि जहाँ पे हम लोग वहाँ संकिन दे रहे हैं संक हम्म। स्लैब, तो अलग से डिजाइन नहीं वो कर देगा, मतलब उसका सेक्शन जब काटना और निकालना पड़ेगा तब उसमें मुझे सेक्शन का डिफरेंस दिखेगा। हाँ, तो आप उसी उसी जैसे संक स्लैब में सिर्फ उसी का ये लेंगे ना, सेक्शन जो लेंगे। कहाँ गया रिपोर्ट में, जब हम स्लैब की यहाँ बात कर रहे हैं, मैं जनरल अरेंजमेंट प्लान पहले ओपन कर ले। इस जो स्लैब है इसको कंटिन्यूअस में नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी स्लैब का सेक्शन लेंगे। मान लीजिए कि इसी रिपोर्ट में जाकर के स्लैब सेक्शन की बात करूं, तो मैं यहाँ पे एक ही स्लैब डालूंगा, और इस स्लैब का जो भी है B17, जो भी मैं मान लीजिए 1111 मैं क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही स्लैब का डिटेल डालूंगा। ये कौन सा स्लैब है? S1 है, बाकी LXLY खुद ले लेगा वो, जो इंड सपोर्ट है, ये जो भी है। फिर आपका लेफ्ट मार्क है B17, ये B17 दे दीजिए, और 250 है, और ये आपका हो गया 300, और ये राइट सपोर्ट आपका क्या है? B19 250 और 300। तो ये एक स्लैब का देगा। अब उसी में आपको ड्रॉ करना है तो उसमें भी आ जाएगा, नहीं तो अलग से मैं ड्रॉ कर लेगा। ये एक स्लैब का आया, बस ये देखिए बीम ऊपर में आ गया। ठीक है, बीम का डेप्थ थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ाना, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और करेक्ट भी करना पड़ेगा। ये कितने इंच का लिया है? 5 इंच का, तो 7 इंच बचता, तो ये देखिए यहाँ से लटक गया, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 225, टू थ्री ट्वेंटी फाइव फिफ्टी के का बाद दिया जाता है तो ये सर। 300 होना चाहिए ना, तो ये 250 कैसे हो गया? हमने गलत डाल दिया क्या कुछ? अच्छा, हो सकता है वो देखना हम्म, करके, वो तो जितना एक्सप्लोर करोगे उसके ऊपर का। ठीक है, देख रहे हो ये रेनफोर्समेंट बाहर निकल के चला गया, ऐसे थोड़ा जाएगा, यहाँ तक आना चाहिए। कुछ हुआ है, कुछ हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन? 225 संक यही तो किया हुआ है। और अच्छा, 225 संक कर दिया और उसके बाद ये 125 दे दिया, तो 225 और 125 350 हो गया। ये 175 संक करना चाहिए था, 175 ही संक होगा ना, 175 mm, जैसे समझ रहा है?
175 mm शंक होगा, इसलिए नीचे चला गया। वो डिजाइन में जाकर के यहाँ से पहले अनलॉक करके और डिजाइन सेटिंग में जाकर के वो चेंज करना पड़ेगा। 175 mm ही देना होगा। तो ये डिजाइन इनपुट यहाँ पे जो पुट करेंगे -175 देंगे। और कोई क्वेश्चन? अब देखो टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। अगर किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ है तो 12 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगा और 12 बजे मैं इंस्टॉल करूंगा। और अगर कोई 12 बजे प्रेजेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि कई लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, उसका मैं कल रात में उनसे बात कर लूंगा। वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा बस किसका किसका इंस्टॉल नहीं हुआ है ग्रुप पे, तो वो मैं समझ जाऊंगा कि कौन 12 बजे अवेलेबल रहेगा और कल कल रात में 9 बजे अवेलेबल रहेगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ।